हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। और आज का बच्चों टॉपिक है हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपने सुना होगा, बड़ा फेमस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है बच्चों कि मैथमेटिकल, मतलब अब तक जो हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे वो ग्राफिकली ऐड कर रहे थे, मतलब वहां पर कहीं भी कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन यूज नहीं हो रहा था। अब हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली, मतलब बाई फॉर्मूला, सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं, मतलब दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला है हमारे पास, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनको उस फॉर्मूले से हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने ग्राफिकल मेथड में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसी को हम एनालिटिकल मेथड में कन्वर्ट करेंगे। जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ग्राफिकल मेथड लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो हम उसको एनालिटिकल, मतलब उससे हम फॉर्मूला कैसे लेंगे, ये इस लेक्चर का आज का टॉपिक है। और बहुत सारी बातें हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, मतलब उससे कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कुछ उसके बाद में हम अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और लेक्चर खत्म। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हमारे, मान लो ये वेक्टर है A, ठीक है, और ये वेक्टर है साहब हमारा B, ये वेक्टर हमारा B है। तो अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हों, ठीक है, तो इस वेक्टर के पैरेलल हम यहां पर साहब एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, और वेक्टर A के पैरेलल वेक्टर हम एक यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बच्चों, वेक्टर R, वो हमको देता है वेक्टर A और वेक्टर B का सम। क्लियर? तो ये हमारा सपोज O, और ये हमारा P, ये Q, और ये हमारा R, सॉरी इसको हम मान लेते हैं S, क्योंकि R हम रिजल्टेंट को देख के तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो OPQS ये हमारा पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड में भी दे चुके हैं, इसको हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। इफ two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, मतलब दोनों साइड एक पॉइंट से, तो एडजेसेंट है तो जाहिर सी बात है एक ही पॉइंट से ड्रॉ की जाएंगी, ठीक है। देन their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point, मतलब उसी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ किया गया है जिस पॉइंट पर दोनों एडजेसेंट साइड मीट कर रही हैं। तो एक एडजेसेंट साइड हो गई OP जो वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड हो गई OS जो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों पॉइंट O पर मिल रही हैं, तो O से ही, उसी पॉइंट से हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया। वो डायगोनल कह रहा है कि वो डायगोनल जो होगा वो वेक्टर A और वेक्टर B का सम होगा, ठीक है। अब बच्चों हमें जो करना है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब हमको करना क्या है कि हमें इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड पता करना है कि ये वेक्टर कितना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज होती है, बहुत सिंपल है फिजिक्स। अब वेक्टर R का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो इसका मतलब भाई वेक्टर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? एरो से। और मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं, और उस एरो की जो लेंथ होती है वो लेंथ हमको देती है बच्चों उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर?
इट मीन्स हम इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको इस वेक्टर आर की, इस एरो की, मतलब ओ से लेके क्यू तक की हमको लेंथ पता करनी है कि ये लेंथ कितनी है। अब दिक्कत क्या है जी? दिक्कत क्या है लेंथ पता करने में? लेंथ पता करने में बच्चों दिक्कत ये है कि अगर ये सपोज कीजिए ये ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, इस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस। लेकिन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इट मीन्स हम इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। बस इसमें यही एक छोटी सी दिक्कत थी कि हमें ये लेंथ चाहिए और उस लेंथ के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स है ना, कहते ना जबरदस्ती वाला हिसाब है उसका, तो कि जब कोई चीज नहीं आ रही काबू में तो भैया अरे +1 कर दो, -1 कर दो, और ऊपर से ये और कह देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पूरी कायनात चेंज कर देता है। आपने किया होगा मैथ्स में, है ना, कहता है ना कि 2 से गुणा करने पर, 2 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ चेंज कर देता है। तो अब मैथमेटिक्स की ये दादागिरी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमें क्या करना है, हमें साम दाम दंड भेद, हमको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तभी हम इस लेंथ को पता कर सकते हैं। तो हमने पॉइंट Q से एक यहां ये परपेंडिकुलर डाला QE। अब जो बच्चों ट्राइंगल है हमारा OEQ, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो अब क्या दिक्कत है? अब तो हम आराम से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और जो लेंथ OQ है वो हमें आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OEQ, तो ये हो जाएगा साहब हमारा OQ स्क्वेयर इक्वल टू OE स्क्वेयर प्लस EQ स्क्वेयर, EQ का स्क्वेयर। ठीक है साहब। अब OE किसके इक्वल होगा बच्चों? OP प्लस PE, OP प्लस PE और प्लस EQ का स्क्वायर। ठीक है साहब। भाई देखो OE किसके इक्वल होगा? O से लेके P तक की लेंथ और ये PE लेंथ। ठीक है। अब साहब अब यहां पर एक चीज और बच्चों, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच जो एंगल है वो है हमारा थीटा। ठीक है ना। और जो वेक्टर R, जो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का सम वेक्टर A के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। अब ये अल्फा की बात करेंगे। थीटा क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। अल्फा क्या है? अल्फा हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा, तो इसमें अभी पहले रिजल्टेंट निकाल लें तब उसकी डायरेक्शन पर बात करेंगे कि ये अल्फा डायरेक्शन कैसे बताएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया साहब हमारा। अब देखो OP क्या है बच्चों, इसमें OP है O से लेके P, ये लेंथ है। ये किसकी लेंथ है? ये वेक्टर A की लेंथ है, मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है। तो हमें पता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा साहब हमारा सिंपल A। ठीक है। PE क्या है? ये हमें नहीं पता। EQ क्या है? हमें नहीं पता। ठीक है। अब ये आपका वेक्टर B, तो ये वेक्टर B था पैरेलल, है ना, ये वेक्टर B होगा साहब। और देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा होगा। समझिए कैसे भाई। देखिए जो PE है, ये PE है, ये आपका OP के पैरेलल है, मतलब वेक्टर A के पैरेलल है, और ये वेक्टर B के पैरेलल है। तो वेक्टर A और वेक्टर B के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। सिंपल सी बात है ना। और ये साइड हमें पता है कि ये साइड कितनी है? B। ये साइड कितनी है? B। अब हमको न तो ये PE पता है ना ही ये EQ पता है। तो बच्चों सिंपल सी कॉन्सेप्ट है मैथ्स की। मैथ कहता है कि अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड पता है तो आप बाकी दो साइड और बाकी दो एंगल पता कर सकते हैं।
क्लियर? तो हमें ये वाली साइड पता करनी है और ये वाली साइड पता करनी है, ठीक है साहब? तो अब यहां पर करते हैं हम, ठीक है? अच्छा, ये स्टेटमेंट तो आपने लिख लिया होगा, काफी देर हो गई इसको, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? ये लॉ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। अगर आपसे कोई पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है? अब साहब अब हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए ये PE। तो यहां से हम करेंगे इन ट्राइंगल P या QPE, इन ट्राइंगल QPE। तो यहां हो जाएगा साहब हमारा cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा साहब आपका PE, ठीक है? और हाइपोटेन्यूस हो गया ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिंपल B, ठीक है? तो यहां से PE इज इक्वल टू हो जाएगा B cos थीटा, ये हो गया साहब हमारा PE। ये आ गई साइड, तो ये PE कितना आया? B cos थीटा, सिंपली, है ना? अब सिमिलरली अब ले लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा QE, ठीक है साहब? तो QE अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? B, क्लियर? तो यहां से QE इज इक्वल टू हो जाएगा साहब हमारा B साइन थीटा, ठीक है? देखिए, हमें PE नहीं पता था, ये हमने पता कर लिया। हमें EQ नहीं पता था, QE, ये हमने पता कर लिया। हमें OP पता है, ठीक है? अब हमारा काम हो गया, हमें OQ लेंथ मिल जाएगी। तो बस OQ क्या है? OQ इज द लेंथ ऑफ वेक्टर R, तो सिंपली मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो ये हो जाएगा OQ इक्वल टू R, तो OQ की जगह हमने रख दिया R, तो R स्क्वायर इक्वल टू OP क्या है? OP इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो मतलब A प्लस PE क्या है साहब हमारा? B cos थीटा, और इसका साहब होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है ना? OP A प्लस PE B cos थीटा, और उसका पूरे का क्या है? ये होल स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस EQ या QE का होल स्क्वायर, तो QE कितना आया है हमारा? B sin थीटा, तो यहां पर कर देंगे B sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये हो गया साहब हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है? और प्लस में आपका B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है? तो ये हो गया साहब हमारा R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां से R क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R आ गया साहब, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। लो जी, ये आ गया दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, ठीक है? ये क्या आया? दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट या सम का मैग्नीट्यूड कि वो कितना है। डायरेक्शन नहीं है इसमें, ये केवल आपको बता देगा कि अगर ये वेक्टर A इतना है, वेक्टर B इतना है, तो उन दोनों को वेक्टर को ऐड करने पर इतना मिलेगा, ठीक है? अब साहब तो यहां से बच्चों एक चीज तो मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि जैसे हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करती है, मतलब 2 + 2 वहां 4 ही होगा, 5 + 5 10 ही होगा, 2 × 2 4 ही होगा, ठीक है? और जब कभी आप ये पूछते हैं जैसे भाई 5 kg शुगर है और उसमें 10 kg शुगर ऐड कर दी जाए तो 5 + 10 15 kg, तो कभी हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उन दोनों शुगर्स के बीच एंगल कितना है, ठीक है? तो दो वेक्टर के एल्जेब्रा में बच्चों यही डिफरेंस, दो वेक्टर का एल्जेब्रा मतलब वेक्टर्स का एल्जेब्रा और स्केलर के एल्जेब्रा में यही डिफरेंस है।
वेक्टर्स की जो प्रोसेसेज होती हैं वो उन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करती हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल हो, कुछ भी हो। दो वेक्टर का क्या प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर का क्या एडिशन होगा, दो वेक्टर का क्या सब्ट्रैक्शन होगा, ये सब उन दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करती है। मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज कीजिए बच्चों कि एक बॉडी है और उस बॉडी पर एक फोर्स लगा हुआ है, ये 5 न्यूटन इधर, और एक फोर्स लगा हुआ है बच्चों ये 5 न्यूटन का इधर, और इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और बॉडी पर दो फोर्स लगे हुए हैं 5 न्यूटन के, और उन दोनों फोर्सेज के बीच एंगल है कितना? 60 डिग्री। अब हमको ये पता करना है कि उस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, कुछ भी कह लीजिए, कितना लगा हुआ है। तो हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बता रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं तो यहां पर वो ए और बी क्या है? ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया सब आपका वेक्टर बी, ठीक है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन होंगे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मींस अगर वेक्टर ए फोर्स है तो वेक्टर बी भी फोर्स होगा। क्लियर? तो यहां पर ए और बी दोनों क्या हैं? फोर्स हैं, और उन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 5 स्क्वायर अब 25 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 और cos 60, दोनों के बीच एंगल है cos 60, तो ये हो जाएगा साहब आपका 50, 25 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 50 और इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका √75, तो ये हो जाएगा साहब आपका 5√3 न्यूटन इन दोनों फोर्सेज का सम। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं, फिजिक्स में कहीं भी आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो फोर्स, दो वेलोसिटी, दो मोमेंटम, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और उन दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल दिया हुआ है, पता होगा, ठीक है ना, उन दोनों वेक्टर के बीच एक एंगल होगा और आपको उनका सम पता करना है, रिजल्टेंट पता करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज R इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? और सबसे खास बात यह है कि दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर का सम आप तभी बता सकते हैं जब उन दोनों के बीच का एंगल पता हो। क्लियर? तो दो वेक्टर का सम किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है जी, ठीक है। अब साहब, अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ आर की। किसकी? जो रिजल्टेंट आया है भाई, इस फॉर्मूले ने हमें केवल क्या बता दिया? इस फॉर्मूले ने हमको बता दिया कि वो इतना है, लेकिन इस फॉर्मूले ने हमको ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में है। तो अब हमको बच्चों डायरेक्शन पता करनी है। तो ये जो वेक्टर आर है, ये जो डायगोनल है, ये वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है कितना? अल्फा। ये जो अल्फा है बच्चों, ये अल्फा हमको उस वेक्टर की, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अल्फा डायरेक्शन कैसे बता रहा है ना? ये अल्फा, ये एंगल हमें डायरेक्शन कैसे बता देगा? समझ में नहीं आ रहा। वेक्टर डायरेक्शन की, ये वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बता देगा, है ना? सोच रहे हैं ना? चलिए, ये कैसे डायरेक्शन बताएगा इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना? अब सपोज कीजिए बच्चों, हमने ये अल्फा निकाला, ये एंगल निकाला अल्फा, और ये अल्फा 30 डिग्री आया, सपोज कीजिए। तो 30 डिग्री एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना? तो आप समझ जाएंगे कि रिजल्टेंट जो है वो इस लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट मींस जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है। आ गई डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए अल्फा 60 डिग्री आया, तो 30 प्लस 30, तो रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे,
ठीक है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री आती है, तो 120 का मतलब 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा हो गया और 30 और ऐड कर दो, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, 120 एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ, यहां से 120 एंगल है। क्लियर। मान लीजिए अल्फा 180 आता है, तो अल्फा 180 इधर होगा साहब, यहां से ऐसे 180, तो जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अल्फा डायरेक्शन मुझे कैसे बता देगा। अगर मुझे अल्फा पता है तो मुझे ये पता है कि वो वेक्टर, वो रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैं उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकता हूं कि जो मेरा रिजल्टेंट है, जो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस अल्फा, बात आती है ये, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। तो देखिए साहब बहुत सिंपल है, पूरा एक जो कहते हैं ना लॉ पैरेललोग्राम, पूरा इस फिगर में समाया हुआ है, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन। तो अब आते हैं साहब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। क्लियर। तो साहब हमें अल्फा चाहिए ना, तो यहां से tan अल्फा, tan अल्फा, अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा के साथ, अच्छा साइन कॉस tan ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं, आप 11th क्लास में हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा बेसिक, ठीक है ना। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए, तो tan अल्फा, अल्फा के सामने ये हो गया सब परपेंडिकुलर, QE, QE क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा OE, OE, ठीक है। तो tan अल्फा हो जाएगा साहब हमारा QE और अपॉन में OE, ठीक है साहब। अब बच्चों QE किसके इक्वल था हमारा, B sin थीटा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी QE मतलब B sin थीटा और अपॉन में OE, OE कितना है साहब, OE है हमारा OP प्लस PE, OP प्लस PE, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी B sin थीटा अपॉन में OP क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो A प्लस PE क्या था, PE इज B cos थीटा, तो B cos थीटा। लो जी, ये आपका डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया, B sin थीटा और अपॉन में A प्लस B cos थीटा। क्लियर। अब साहब ये डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया, तो ये अब कैलकुलेशन हो गई होगी, अब हमको केवल फॉर्मूलों से मतलब है, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल ज्योमेट्री। हाँ एक चीज और, दो वेक्टर्स किसको फॉलो करते हैं, वेक्टर का अलजेब्रा कैसे फॉलो करता है, ज्योमेट्री को। सिंपल किसको फॉलो करता है, ज्योमेट्री। और स्केलर कैसे फॉलो करते हैं, सिंपल अलजेब्रा को। और वेक्टर्स कैसे फॉलो करते हैं, ज्योमेट्री को। ठीक है साहब। तो ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा। ये आ गया दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, और ये उस सम की क्या है, डायरेक्शन। ठीक है। अब साहब अब देखिए साहब, अब देखिए यहां पर एक चीज और है, ये जो हमने अल्फा मेजर किया है, ये अल्फा मेजर किया है जो वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ बना रहा है। ठीक है। तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वेक्टर आर वेक्टर बी के साथ एंगल जो बना रहा है वो पूछा जाए। बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए, अगर मान लीजिए ए के साथ वेक्टर बन रहा है या बी के, किसी के भी साथ एंगल बन सकता है वेक्टर आर का, वो किसी के भी रेस्पेक्ट में आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है। ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक दिए दे रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो साइन और कॉस आएंगे यहां पर, ये जो साइन और कॉस आएंगे, देखो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो इधर टेन है ना, मतलब एक समझने वाली ट्रिक है, लॉजिक नहीं है कोई आप ये सोच रहे हो। जैसे यहां 10 है तो याद करने का तरीका साइन अपॉन कॉस 10 होता है, मतलब साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा। ठीक है। तो साइन ऊपर कॉस नीचे,
और जो साइन और कॉस हैं, आप ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉस उस वेक्टर के साथ आएंगे जिस वेक्टर के साथ एंगल नहीं बन रहा है, अल्फा। जिस वेक्टर के साथ एंगल नहीं बन रहा है, कौन सा? अल्फा बा। भाई अल्फा किसके साथ बन रहा है? वेक्टर ए के साथ। जबकि साइन और कॉस किसके साथ आ रहे हैं? बी के साथ। समझ रहे हैं? अब मान लो अगर यही एंगल आपका बी के साथ बन रहा होता, अल्फा, है ना, अगर यही एंगल आपका बी के साथ हो रहा होता तो अब आप समझ गए होंगे टेन अल्फा क्या होता। साइन और कॉस उस एंगल के साथ आएंगे। अगर ये एंगल किसके साथ बन रहा होता बच्चों? अल्फा किसके साथ बन रहा होता? बी के साथ। तो साइन और कॉस उस वेक्टर के साथ आते हैं जिसके साथ एंगल अल्फा नहीं बन रहा, मतलब अब आते ए के साथ। तो ये हो जाता आपका ए साइन थीटा अपॉन में बी। अब एक ही जगह क्या हो जाता? बी, और यहां हो जाता आपका ये ए कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर ये अगर बी साइन थीटा है, मतलब बी साइन और कॉस के साथ आ रहा है, तो मतलब एंगल ए के साथ मेजर किया गया है। अगर साइन और कॉस ए के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल बी के साथ मेजर किया गया है। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा इज मेजर्ड विद वेक्टर ए। ठीक है। और यहां पर अगर ये है तो अल्फा इज मेजर्ड विद वेक्टर बी। ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रखनी, रटना ही नहीं है कि एक ही फॉर्मूला रट रखा है हमने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नहीं, रिजल्टेंट का जो एंगल है वो ए के साथ भी मेजर हो सकता है किसी सिचुएशन में बी के साथ भी हो सकता है। तो याद रखने का तरीका बता दिया। साइन और कॉस उस वेक्टर के साथ आएंगे जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा, जिसके साथ एंगल अल्फा नहीं बन रहा। ठीक है। अब साहब आते हैं हम बच्चों स्पेशल केसेज पर। ठीक है। तो केस फर्स्ट है बच्चों हमारा when two vectors are parallel to each other। तो ये वेक्टर है आपका सपोज A और ये वेक्टर है साहब हमारा B। ठीक है। तो दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल हो गया साहब थीटा 0। क्लियर। तो थीटा 0 हो गया। तो जब यहां पर वैल्यू रखेंगे हम थीटा की जगह, कॉस थीटा में 0 कॉस 0, तो आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है। और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। मतलब थीटा 0 से लेकर 90 तक अब जब हम जाते हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। मींस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ए बी को हम कांस्टेंट रखें, मतलब हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें, केवल उनके बीच के एंगल को चेंज करें। ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं और हम इन दोनों के बीच के केवल एंगल को चेंज कर रहे हैं, इनकी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, इनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है आर थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो आर वेरी करेगा। तो ये कह रहा आर सबसे ज्यादा कौन से एंगल पर होगा? जाहिर सी बात है जिस पर कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पर आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। तो हमें यहां पता है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है +1 और वो होती है सब मैक्सिमम। तो जाहिर सी बात है जब इस फॉर्मूले में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? तो देन रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। तो मोरल हमें ये मिली, शिक्षा हमें ये मिली कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका इफेक्ट, उनका रिजल्टेंट, उनका नेट, उनका टोटल मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो आर मैक्स इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos 0 की वैल्यू 1। सो आर मैक्स इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab विच इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर रूट में। तो आर मैक्स हो जाएगा साहब हमारा
सिंपली a प्लस बी, आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? चीजों को ना समझना है हमें। आर मैक्स इक्वल टू a प्लस बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज कीजिए एक बॉडी है और उस पर दो फोर्स लगे हुए हैं, ये है 10 न्यूटन और ये फोर्स है साहब हमारा सपोज 15 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच थीटा 0 है। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा, इन दोनों वेक्टर का जो दोनों फोर्सेज का जो नेट होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब f नेट जो होगा, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 10 इक्वल टू बच्चों 25 न्यूटन नेट फोर्स होगा इस बॉडी पर। ठीक है, तो आगे ध्यान रखिए, कहीं भी कोई भी दो वेक्टर, दो वेलोसिटी, दो मोमेंटम, दो फोर्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो सिंपली ऐड कर दो उनको, a प्लस बी, वही उनका क्या होगा? रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन की बात आएगी, है ना, कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा 0, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो आ जाइए, हम इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि अगर हम a के रेस्पेक्ट में अल्फा मेजर कर रहे हैं तो यहां पर रख देंगे, तो 10 अल्फा, है ना, 10 अल्फा। तो अब साहब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, जगह बनाने के लिए। ठीक है जी, चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, तो ये हमें याद हो गया, ये हेडिंग भी हटा देता हूं। ठीक है ना, अब देखो, तो अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? 10 अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में जो थीटा है वो हमारा 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो 10 अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री। अब अल्फा किसके साथ मेजर हो रहा है? a के साथ। अब अल्फा किसका है? r का a के साथ, तो वो एंगल 0 है, मतलब r a के पैरेलल है। कहने का मतलब इस सिचुएशन में ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये वेक्टर r, तो r a b तीनों ही एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? पैरेलल होंगे। ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो उनका रिजल्टेंट उनके ही पैरेलल होगा, सिंपल। ठीक है, अब साहब केस सेकंड, अब है केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है साहब व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, when two vectors are anti parallel। क्लियर? तो जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, मतलब ये है आपका वेक्टर A और ये है साहब हमारा वेक्टर B, और ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो R क्या है? पहले तो R पता करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 होगा, cos 180 की वैल्यू मिनिमम होती है -1, मिनिमम होगी -1। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और विच इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस। तो जैसे यहां पर हम कह रहे थे कि कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो आर मैक्सिमम होगा, वैसे ही जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी तो आर मिनिमम होगा। तो यहां पर रखेंगे हम आर मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है सब, कॉस 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो r मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में आपका 2ab, ये बन गया हमारा सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा साहब हमारा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों r मिनिमम इक्वल टू a डिफरेंस b, क्या लिखेंगे इसे?
ए डिफरेंस बी ए डिफरेंस बी। अब आप करेंगे ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है? ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि अगर ए बड़ा है तो ए माइनस बी, बी बड़ा है तो बी माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं बड़ा माइनस छोटा, मतलब दो वेक्टर में से ये जो मतलब ऑलवेज ए माइनस बी नहीं करना, हमें क्या करना है? बड़ा माइनस छोटा। ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए माइनस बी, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी माइनस ए। क्लियर? ठीक है। अब साहब तो आर मिनिमम कितना हुआ? ए माइनस बी, या कहिए ए डिफरेंस बी, है ना, और मैक्सिमम कितना? ए प्लस बी। बड़ी मजेदार बात निकलेगी। मैथमेटिक्स बड़ी कमाल की चीज होती है, मैथमेटिक्स बोलता है ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब डायरेक्शन की बात आती है। तो जब यहां पर tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो जब यहां पर थीटा 180 रखेंगे तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, अगेन अल्फा इक्वल टू 0, है ना। तो इस केस में क्या होगा? रिजल्टेंट उस वेक्टर के पैरेलल होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या यूं कहिए रिजल्टेंट उधर होगा कौन किधर? बड़ी वाले वेक्टर की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखिए कॉमन सेंस की बात है। सपोज कीजिए मुझे एक पर्सन इधर खींच रहा है और एक पर्सन इधर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों 180 डिग्री पर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा फोर्स लगाएगा मैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा, वो मुझे खींच ले जाएगा। इट मींस जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसकी तरफ लग रहा है? बड़े वाले फोर्स की तरफ। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सपोज ये है साहब हमारा वेक्टर A, ठीक है, और ये है सपोज हमारा वेक्टर B। तो जाहिर सी बात है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ ज्यादा है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ होगा? बड़े वाले की तरफ। बोले तो रिजल्टेंट A की तरफ होगा। ठीक है साहब, क्लियर? तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज लार्जर। ठीक है। अब साहब तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब साहब यहां से जो हमने इतना ये पढ़ा तो इसको एक बार समराइज कर देता हूं। देखिए हमने किसी भी चीज की लिमिट होती है कि भाई मिनिमम का मतलब है कि वो वैल्यू उससे कम नहीं हो सकती, और मैक्सिमम का मतलब होता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो वेक्टर का सम मिनिमम से मिनिमम ए माइनस भी हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम ए प्लस भी हो सकता है, मतलब ए माइनस बी से कम नहीं हो सकता, ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको हम एक बार नोट कर लीजिएगा कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स can have any value from a difference b to a plus b depending on the angle between them। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कम से कम a माइनस बी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी, और उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल पर है? 0 पर। कम से कम कितने एंगल पर है? 180 पर। ठीक है, अब वो कह रहा है बीच में, तो 0 से 180 के बीच में तो कई एंगल हैं। 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री भी है, 45 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, 80 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी है। तो जो बीच वाली वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, वो उन एंगल बीच वाले एंगल्स पर डिपेंड करेंगी। क्लियर? अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। इसको हटा देता हूं मैं। अब एक बॉडी है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो है आपका 15 न्यूटन का और एक फोर्स है आपका 12 न्यूटन का। ठीक है, एक फोर्स तो है आपका 15 न्यूटन और एक फोर्स है साहब हमारा कितना? 12 न्यूटन। ठीक है,
तो उसने पूछा क्या कि उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एफ नेट क्या 2 न्यूटन हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे बताऊं, तो आपको क्या करना है भाई, दो वेक्टर का मिनिमम से मिनिमम कम से कम रिजल्टेंट क्या है, a माइनस बी, मतलब बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा दीजिए, तो 15 माइनस 12 कितना आया 3, मतलब 3 से कम नहीं हो सकता। और ये तो 2 है, 3 से कम है, इसका मतलब इन दो वेक्टर का, इन दो फोर्सेज का सम ये नहीं हो सकता, 2 न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। और इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 12 मतलब 27 न्यूटन, मतलब 27 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि 27.5 हो सकता है, नेवर, 27.5 नहीं, 27.1 भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप। तो अब मिनिमम कितना है 3, मतलब 3 से लेके 27 न्यूटन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 से कम नहीं, 27 से ज्यादा नहीं। और बोला कि अच्छा 4.1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 3 और 27 के बीच में आ रहा है 4.1। बोला कि 6.5 हो सकती है, 6.5 हो सकती है, 3 और 27 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, वो हर एक वैल्यू एडजस्ट करेगी। बोला कैसे, अरे 0 और 180 डिग्री के बीच में तमाम एंगल हैं, वो वैल्यूज उन एंगल पर होंगी, ठीक है साहब। अब साहब केस थर्ड है कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो सपोज ये सब आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये हो गया साहब इन दोनों के बीच का थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हो गया साहब इनका रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, तो sin 90 की वैल्यू 1, जहां पर थीटा अगर रखोगे sin 90 की वैल्यू 1, तो sin 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा b cos थीटा वाला, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई b अपॉन a, tan अल्फा की वैल्यू आ गई b अपॉन a, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा r, ठीक है। और ये एंगल हो गया साहब आपका अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, b के, और बेस क्या है a, तो b अपॉन a, ठीक। अब साहब अब देखो बच्चों एक बड़ा मजेदार फैक्ट बता रहा हूं आपको, बड़ी मजेदार बात निकल के आएगी, कहते ना बात में से बात निकलती है, मैथमेटिक्स बोलता है ना, तो बात में से बात निकलेगी अब। तो ये है साहब आपका r, और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। ये है वेक्टर a और ये है साहब वेक्टर b, ठीक है। अब tan अल्फा इज इक्वल टू है साहब हमारा b अपॉन a, tan अल्फा है b अपॉन a, है ना। अब देखो tan की वैल्यूज का समझिए, tan 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है साहब 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू होती है साहब 1, और tan 60 की वैल्यू होती है साहब रूट 3, है ना। और tan 90 की वैल्यू होती है साहब इन्फिनिटी, क्लियर। 0 1 अपॉन रूट 3, 1 रूट 3 इन्फिनिटी। तो देखो 0 एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, 0 30 45 60 90, और वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। तो जैसे जैसे tan में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी कुल मिला के, है ना। अब देखो अगर ये देखो मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स क्या कह रहा है कि अगर मैं इस वेक्टर a को बढ़ाऊं
तो एल्फा में और ए में है इनवर्स रिलेशन, तो वो कह रहा है एल्फा डिक्रीज होगा। अब ए को बढ़ाने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मतलब मैं ए का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मैंने, तो वो कह रहा है कि ये एल्फा और कम हो जाएगा। तो एल्फा कम कब होगा? जब आर नीचे की तरफ आ जाएगा, तभी तो एल्फा कम होगा। बोला और बढ़ा दो ए को, अगर मैं ए को और बढ़ा दूंगा तो एल्फा और कम हो जाएगा, मतलब आर और नीचे आ जाएगा, तो एल्फा अब ये हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब दूसरा खेल खेलते हैं। दूसरा खेल क्या है कि ये ए, ये बी और ये एंगल हो गया सब हमारा आर का एल्फा। ठीक है, अब साहब tan एल्फा इज इक्वल टू है बच्चों बी अपॉन ए। तो अब बी को, बी में और एल्फा में डायरेक्ट रिलेशन, तो वो कह रहा है अगर मैं बी को बढ़ाऊं तो बी को बढ़ाने का बी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया था मैंने, तो वो कह रहा है एल्फा भी बढ़ेगा। अब एल्फा कब बढ़ेगा? जब ये आर बी की तरफ शिफ्ट हो जाए, तभी तो एल्फा और ज्यादा होगा। ठीक है, और बढ़ा दोगे तो और एल्फा बढ़ेगा, तो आर और शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ, है ना? अरे रे रे, पॉइंट की बात क्या है ये समझिए। पॉइंट की बात ये है कि रिजल्टेंट उस वेक्टर के ज्यादा पास होता है, रिजल्टेंट उस वेक्टर के ज्यादा पास होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो देख रहे हो, मैं जैसे जैसे बी को बढ़ाता जा रहा हूं तो आर बढ़ता जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट बी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यहां पर जैसे जैसे मैं ए को बढ़ाता जा रहा था, रिजल्टेंट ए की तरफ आता जा रहा था। कितनी गजब की बात, मैथमेटिक्स बोलता है ना। क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू द वेक्टर। नोट कर लीजिए, रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू द वेक्टर। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, चलिए मैं यहां, ये कर लिया होगा आपने, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, रिजल्टेंट विल बी क्लोजर। कितना गजब का पॉइंट है, रिजल्टेंट विल बी क्लोजर टू दी वेक्टर whose magnitude is larger, whose magnitude is larger। क्लियर? तो ये थी कहानी साहब हमारी किसकी? एनालिटिकल मेथड। तो दो बातें हैं एनालिटिकल मेथड में, दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एंगल ए के रेस्पेक्ट में भी मेजर हो सकता है अल्फा, और अल्फा एंगल जो है डायरेक्शन वाला वो b के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद हम अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अब मैं हटा देता हूं सबको। अच्छी अच्छी 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, ठीक है ना? हो जा आप, हो जा पहुंचा। डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं हमारे कुछ बच्चे, तो भाई बच्चों धीरे धीरे ही सारे काम होंगे, ठीक है ना? तो अभी व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाते हैं, और देखा जाए तो देखो पुरानी चीज पुरानी होती है, पढ़ाई तो व्हाइट बोर्ड पर ही हुआ करती थी। अब तो ये नए नए मेरे हिसाब से तो नए नए शौक हैं कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए साहब, क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा। दो फोर्स थीटा एंगल पर लगे हुए हैं, such that the resultant is R। ठीक है, the first force is now increased to 6 Newton and the resultant become 2R। the value of theta is। तो देखो वो सिंपल कह रहा है कि दो फोर्स हैं, ठीक है, 2 न्यूटन और ये है साहब आपका 3 न्यूटन, और वो कह रहा है दोनों के बीच एंगल है थीटा, और उन दोनों का रिजल्टेंट है कितना? R। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन। इसको कर दिया हमने कितना? 6 न्यूटन। 2 न्यूटन को, वो 3 न्यूटन ही है, सॉरी नहीं 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 नहीं, ये 2 न्यूटन। फर्स्ट फोर्स कौन सा? 3 न्यूटन। 2 फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो 3 न्यूटन फर्स्ट, इसको हमने कर दिया कितना? 6 न्यूटन। तो वो कह रहा है रिजल्टेंट बिकम्स 2R। जो रिजल्टेंट है वो 2R हो गया है। तो कह रहा है
द वैल्यू ऑफ थीटा इज क्या होगी, तो ये एंगल आपका थीटा है ना, ये एंगल आपका थीटा 2 न्यूटन और 6 न्यूटन के बीच, यहाँ पर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच 6 है, तो हो गया। जब यहां पर है तो देखिए r इज इक्वल टू, ये जो r होगा ये क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, है ना। तो r इक्वल टू a कितना है 2, तो अंडर रूट 4 प्लस b कितना है, सॉरी a है 3 तो 9 और b कितना है 2 तो 4, ठीक है ना, और प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 12 और cos थीटा, ठीक है। तो r इक्वल टू हो गया अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा, ये हो गया साहब इक्वेशन फर्स्ट। एज पर सेकंड सिचुएशन, जो फर्स्ट फोर्स है वो हो गया 6 न्यूटन और रिजल्टेंट हो गया 2r, तो r की जगह हो जाएगा 2r और अंडर रूट, ठीक है, 36 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 2ab है ना, तो 6 दूनी 12 और दूनी 24 तो 24 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 40 प्लस 24 cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब साहब r की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 r की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 40 प्लस 24 cos थीटा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और ये हो जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब आपका 52, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 cos थीटा इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 24 cos थीटा और इसको ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो cos थीटा हो जाएगा इक्वल -12 अपॉन 24, सो -1/2 और cos में -1/2 वैल्यू होती है थीटा 120 पर, तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब साहब ये हो गया सवाल, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है ना। चलिए इसको मैं रख कर देता हूं, अब सिंपल सवाल था ये। अब दूसरा सवाल है बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p एंड q इज r, 2 वेक्टर हैं p और q, उनका रिजल्टेंट r है, ठीक है। तो सिंपल लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है इफ q इज डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p, मतलब अगर ये सपोज कीजिए ये वेक्टर है हमारा p, तो वो कह रहा है कि अगर q को डबल कर दिया जाए, q को अगर डबल कर दिया जाए, ये मान लो q है और इसको 2q कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट है वो p के परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब जो अल्फा है वो कितना हो जाता है हमारा 90 डिग्री, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। देन जो r है वो कितना है ये पूछ रहा है, जो रिजल्टेंट है वो कितना है, तो इसमें अब दोनों एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, क्योंकि रिजल्टेंट की उसने डायरेक्शन दी है कि रिजल्टेंट वेक्टर p के 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। तो tan अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, p के साथ, तो साइन और कॉस किसके साथ आएंगे, q के साथ, समझ गए आप, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2q साइन थीटा और अपॉन में p प्लस 2q cos थीटा, ठीक है। अल्फा है 90 तो tan 90 इक्वल टू 2q साइन थीटा और अपॉन में p प्लस 2q cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 लिख सकते हैं इसे हम, तो 2q
साइन थीटा अपॉन में P प्लस 2Q कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P प्लस 2Q कॉस थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 2Q। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस P अपॉन 2Q। यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस P अपॉन 2Q, तो R इक्वल टू बच्चों अंडर रूट P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ, और कॉस थीटा की जगह रख दिया हमने माइनस P अपॉन 2Q, तो 2Q से 2Q कैंसिल, ये हो जाएगा साहब हमारा R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर और माइनस P स्क्वेयर से P स्क्वेयर कैंसिल, तो R इक्वल टू रूट Q स्क्वायर, तो Q इज द आंसर। R इक्वल टू Q इज द आंसर। ठीक है, अब साहब अब बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं अब। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उनका सम लेकिन कितना है 80 न्यूटन, एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो दो फोर्स लेट F1 एंड F2 दो फोर्सेज हैं ये, और उन दोनों का सम कितना है F1 प्लस F2 कितना है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन, ये हो गया सपोज हमारा इक्वेशन 1, एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये R कितना है 12, ये है हमारा 12। ये हो गया सब हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम हमारा F1। ठीक है, तो F2 मान लो चलो इसे, और ये है सब हमारा F1, क्योंकि परपेंडिकुलर आएगा ये ऐसे, F नेट जो है वो ये है, तभी तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना एंगल होगा, ये F2 मान लेते हैं, ये आपका F2 और ये हमारा F1। हाँ, ठीक है। अब साहब, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे है ना। ऑलवेज ध्यान रखना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज वेक्टर के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। सही है, तो ये मान लीजिए हमारा छोटा वाला फोर्स है और ये रिजल्टेंट है इसके परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला वेक्टर होगा वो इधर ही आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट ऑलवेज दोनों वेक्टर के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं बाहर नहीं हो सकता। समझ गए। तो अब tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साहब हमारा क्या, F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा यहां से F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस F1 अपॉन F2। ठीक है, आ जाएगी। अब साहब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस F1 अपॉन F2 यहां पर रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो 12 इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 और इन 2 में माइनस F1 अपॉन F2 से F2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 2F1 स्क्वेयर। तो 12 इक्वल टू हो जाएगा F2 स्क्वेयर माइनस F1 स्क्वेयर। ठीक है, अब ये हो जाएगा साहब हमारा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 144 इक्वल टू
F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब 144 इक्वल टू F2 प्लस F1 और F2 माइनस F1। तो ये हो जाएगा हमारा F2 प्लस F1 हमको गिवन है 18, ठीक है। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू 144 अपॉन F2 प्लस F1, तो 144 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गए, F1 प्लस F2 18 है, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 18 और F2 माइनस F1 इक्वल टू 8, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2F2 इक्वल टू आ जाएगा 26, तो F2 की वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। इसको कहीं भी रख दो तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। तो ये हो गया F2 और F1 की वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं जिनमें डायरेक्शन वाला भी फॉर्मूला यूज होगा और रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो एक और बात आपको बता देता हूं चलते चलते बच्चों, बहुत काम की बात है कि अगर दो वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री, ये डायरेक्ट यूज में हो जाती है कई जगह, बात कई जगह है ना। क्या, अगर दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो आर इक्वल टू में यूज करके देखिए क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बी भी ए है, प्लस 2a स्क्वायर और कॉस 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर, है ना। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो r इक्वल टू a, और a किसके इक्वल है, b के। बड़ी गजब की बात निकली क्या, कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और उनके बीच एंगल 120 डिग्री, ऐसा तभी होगा तो उनका रिजल्टेंट आर भी ए और बी के इक्वल आएगा। क्लियर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।